हेलो फ्रेंड्स, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम फिर आज आपके साथ हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका ए है बिहारी, ऑप्शन नंबर बी है सूरदास, ऑप्शन नंबर सी है कबीरदास, ऑप्शन नंबर डी है तुलसीदास। तो इसमें दोस्तों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भक्तिकालीन कवि बिहारी नहीं है। ठीक, तो दोस्तों बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। कौन है? बिहारी रीतिकाल के कवि हैं, जबकि शेष तीनों। और एक चीज़ और दोस्तों, बिहारी जो है भक्तिकाल के कवि है, और इन्होंने बिहारी ने एकमात्र जो ग्रंथ लिखा वो है बिहारी सतसई। क्या लिखा? सतसई। इसमें लगभग 713 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं सतसई में। ठीक है, बाकी जो तीन के तीनों हैं यह भक्तिकाल के कवि हैं। किसके कवि हैं? भक्तिकाल के कवि हैं। ठीक है, बिहारी सतसई पर सबसे अधिक टीकाएं भी लिखी गई हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सगुण, ऑप्शन नंबर बी है सूफी मतवादी, ऑप्शन नंबर सी है वैष्णव मतवादी, ऑप्शन नंबर डी है निर्गुण। तो दोस्तों कबीर की भक्ति का स्वरूप है निर्गुण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, निर्गुण। तो दोस्तों कबीर, ठीक है, निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म के उपासक थे। इनकी रचना है बीजक। क्या है? बीजक। और जो कबीर की भाषा है वह पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी कही जाती है। कबीर की भाषा जो है वह पंचमेल खिचड़ी और सधुक्कड़ी कही जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कबीर की भाषा कौन सी? देखिए अभी हमने आपको बताया, तुरंत क्वेश्चन आ गया कि कबीर की भाषा कौन सी थी। तो कबीर की भाषा कौन सी थी दोस्तों? सधुक्कड़ी। कौन सी थी? सधुक्कड़ी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो दोस्तों विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, या पहले तो यह जान लीजिए कि किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर देख लिए, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन नंबर बी है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर सी है ब्रज भाषा और ऑप्शन नंबर डी है अपभ्रंश। तो दोस्तों विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा है। ठीक, अब दोस्तों विनय पत्रिका किसके द्वारा रचित है? तो विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास द्वारा। किसके द्वारा? तुलसीदास द्वारा रचित है। ठीक, विनय पत्रिका। ठीक है, और इसकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? ऑप्शन नंबर ए मीराबाई, ऑप्शन नंबर बी है सूरदास, ऑप्शन नंबर सी है रसखान और ऑप्शन नंबर डी है विद्यापति। तो निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? यहाँ सूरदास अष्टछाप के कवि हैं। सूरदास अष्टछाप के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अष्टछाप के कवियों में दोस्तों कौन कौन शामिल है यह जान लीजिए। पहला है कुंभनदास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है परमानंददास, चौथे हैं कृष्णदास, पांचवें हैं गोविंद स्वामी, छठवें हैं नंददास, सातवें हैं छीत स्वामी और आठवें हैं चतुर्भुज दास। कौन है? चतुर्भुज दास। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो दोस्तों आपको पता है कृष्णदास भी हैं, नंददास भी हैं, परमानंददास भी हैं। तो इसका मतलब जो नाभादास हैं यह अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये आपके यूपी टेट में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए है वक्रोक्त, ऑप्शन नंबर बी है यन्योक्त, ऑप्शन नंबर सी है समासोक्ति और ऑप्शन नंबर डी है रूपक काव्य। तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत यह क्या है? समासोक्ति है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्या है? समासोक्ति। पद्मावत का प्रेम लौकिक तथा कथा समासोक्ति है। ठीक, अगला क्वेश्चन, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम जाना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? ऑप्शन नंबर ए है तुलसीदास,
ऑप्शन नंबर बी है कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी है केशवदास और ऑप्शन नंबर डी है सूरदास। तो दोस्तों यह पंक्ति किसकी है? कबीरदास की। ऑप्शन नंबर बी कबीरदास। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? कबीरदास की हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? वाराणसी के किस घाट पर हुआ? ऑप्शन नंबर ए दशाश्वमेध घाट, ऑप्शन नंबर बी 80 घाट, ऑप्शन नंबर सी राम घाट और ऑप्शन नंबर डी मणिकर्णिका घाट। तो गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के 80 घाट पे हुआ। किस पे हुआ? 80 घाट पे हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? ऑप्शन नंबर ए है मूर्ति पूजा का विरोध, ऑप्शन नंबर बी है जाति प्रथा का खंडन, ऑप्शन नंबर सी है स्त्री पुरुष की समानता, ऑप्शन नंबर डी है हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्त्री पुरुष की समानता। स्त्री पुरुष की समानता। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया है, जबकि कबीर की रचनाओं में मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन आदि मिलता है देखने को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, कह रहा मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? ऑप्शन नंबर ए है बनारसी दास, ऑप्शन नंबर बी है सुंदर, ऑप्शन नंबर सी है सेनापति और ऑप्शन नंबर डी है कादिर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या? सुंदर। बी सुंदर। सुंदर ग्वालियर के एक ब्राह्मण थे। कौन था? सुंदर ग्वालियर के एक ब्राह्मण थे और शाहजहां के दरबार में कविता सुनाते थे। तो शाहजहां ने पहले कविराय की और फिर महाकविराय की पदवी इनको दी और इन्होंने सुंदर श्रृंगार नामक नायिका भेद का एक ग्रंथ लिखा। किसका? सुंदर श्रृंगार नामक नायिका भेद का एक ग्रंथ लिखा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? निम्नलिखित में कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए रहीमदास, ऑप्शन नंबर बी है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर सी है कबीरदास, ऑप्शन नंबर डी है तुलसीदास। तो दोस्तों ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं कौन? ऑप्शन नंबर सी है कबीरदास। कबीरदास। ठीक है, तो ज्ञानाश्रयी शाखा के भक्त कवि निर्गुणवादी थे। ज्ञानाश्रयी शाखा के भक्त कवि निर्गुणवादी थे, वो गुरु का बहुत अधिक सम्मान करते थे। ठीक है, तो दोस्तों जो ज्ञानाश्रयी इस शाखा के जो कवि हैं वह निम्न में से कौन है यह भी जान लीजिए। कबीरदास, नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास एवं मूलक दास। ठीक, जबकि मलिक मोहम्मद जायसी, जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, यह तुलसीदास रामाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधित्व करते थे। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रयी काव्यधारा के तथा तुलसीदास रामाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कह रहा है हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि का एक आंख का काना था? हिंदी का कौन प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? तो दोस्तों कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए ईश्वरदास, ऑप्शन नंबर बी शेख नबी, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुन और ऑप्शन नंबर डी जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी एक आंख का क्या था? काना था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूफी संतों की शैली क्या थी? सूफी संतों की शैली क्या थी? ऑप्शन नंबर ए मरसिया, ऑप्शन नंबर बी मसनबी, ऑप्शन नंबर सी गजल और ऑप्शन नंबर डी तर्जुमा। ठीक, तो सूफी संतों की जो शैली थी वह कौन सी थी? मसनबी। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, मसनबी। क्या था? मसनबी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसीकृत पद्मावत को फारसी की मसनबी शैली का काव्य कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसीकृत पद्मावत को फारसी की मसनवी शैली का काव्य कहा था। ठीक, तो सूफी संतों की शैली कैसी कह लेंगे? मसनवी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है रामचरितमानस, तुलसीदास की है।
ऑप्शन नंबर बी है गीतावली, यह भी तुलसीदास की है। ऑप्शन नंबर सी कृष्ण गीतावली, यह भी तुलसीदास की है। और ऑप्शन नंबर डी भक्तमाला। तो दोस्तों भक्तमाला यह तुलसीदास की नहीं है, यह किसकी है? नाभादास की है। किसकी है? नाभादास की है। भक्तमाला तुलसीदास की नहीं है, यह किसकी है? नाभादास की है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है उस्मान, ऑप्शन नंबर बी है मंझन, ऑप्शन नंबर सी है कुतुबन और ऑप्शन नंबर डी है जायसी। तो मृगावती किसकी रचना है दोस्तों? कुतुबन की। किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। मृगावती कुतुबन की रचना है। इसकी रचना सन 909 हिजरी अर्थात सम्मत 1558, कितने? 1558 में यह आई थी। ठीक है, मृगावती में नायक मृग रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है। किस पर मोहित होता है? मृग रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो। इस पंक्ति किसकी पंक्ति है? या लुटकी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो, किसकी पंक्ति है यह? ऑप्शन नंबर ए है सूरदास, ऑप्शन नंबर बी है नंददास, ऑप्शन नंबर सी है रसखान और ऑप्शन नंबर डी है मीराबाई। तो किसकी पंक्ति है? रसखान की। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, रसखान। यह पंक्ति किसकी है? रसखान की। अगला क्वेश्चन, निम्न में रीतिकालिका कवि कौन है? रीतिकाल का कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी बिहारी और ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंदन पंत। तो दोस्तों इसमें बिहारी किसके कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है स्वर्णकाल, ऑप्शन नंबर बी है उद्भव काल, ऑप्शन नंबर सी है श्रृंगार काल और ऑप्शन नंबर डी है संक्रांति काल। तो रीतिकाल का जो अन्य नाम है वह है श्रृंगार काल। क्या है? ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार काल। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ध्यान से सुनिएगा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नामकरण रीतिकाल के नाम से किया। किसका? रीतिकाल के नाम से किया। अगला क्वेश्चन, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी के प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए है कवित्त, ऑप्शन नंबर बी है सवैया, ऑप्शन नंबर सी है पद और ऑप्शन नंबर डी है दोहा। तो बिहारी का क्या प्रसिद्ध है? दोहा। बिहारी का क्या प्रसिद्ध है? दोहा। ठीक है, बिहारी का प्रसिद्ध है दोहा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। हमने कहा बिहारी ने बिहारी सतसई इनकी सबसे अमृत कृति रही है, उसमें 713 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 713 दोहे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन रीतिकालीन कवि है? निम्न में से कौन रीतिकालीन कवि है? ऑप्शन नंबर ए है भूषण, ऑप्शन नंबर बी है हरिऔध, ऑप्शन नंबर सी है सुमित्रानंदन पंत और ऑप्शन नंबर डी है दिनकर। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रीतकाल के कवि हैं भूषण। कौन है? भूषण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं। निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी है कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी है वृंद और ऑप्शन नंबर डी है सूरदास। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वृंद। क्या हो जाएगा? सी, वृंद। अगला क्वेश्चन, निम्न में से खंड काव्य हैं। निम्न में से खंड काव्य हैं। ऑप्शन नंबर ए पंचवटी, ऑप्शन नंबर बी कामायनी, ऑप्शन नंबर सी पद्मावत और ऑप्शन नंबर डी साकेत। तो दोस्तों पंचवटी, पंचवटी ऑप्शन नंबर ए यह खंड काव्य है। क्या है? पंचवटी यह खंड काव्य है। जबकि जयद्रथ वध, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, कुणाल, गीत, पृथ्वीपुत्र, प्रदक्षिणा और देवदास, इतने ढेर सारे
ठीक है, इत्यादि खंडकाव्य हैं जो रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के हैं। किसके हैं? मैथिली शरण गुप्त के हैं। ध्यान दे लीजिएगा, जयद्रथ वध, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, कुणाल गीत, पृथ्वीपुत्र, प्रदक्षिणा और देवदास। ये सारे के सारे खंड काव्य हैं और यह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित हैं। किसके द्वारा? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित हैं। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? ऑप्शन नंबर ए छायावाद युग, ऑप्शन नंबर बी शुक्ल युग, ऑप्शन नंबर सी छायावादोत्तर युग और ऑप्शन नंबर डी द्विवेदी युग। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द्विवेदी युग। ठीक, तो मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है। किससे है? द्विवेदी युग से है। अगला क्वेश्चन, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और श्रीधर पाठक। तो वैदेही वनवास यह रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वैदेही वनवास किसकी रचना? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। इनकी और भी जो कृतियां हैं वह है चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, रस कलश, प्रेम प्रपंच, कर्मवीर, प्रेम पुष्पहार, पद्म प्रसून, रसिक रहस्य, प्रेमांबु प्रवाह, प्रेमांबु प्रवाह। ठीक, तो इसको दोस्तों लिख लीजिएगा आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी है जयशंकर प्रसाद। तो सुमित्रानंदन पंत की कविताओं में दोस्तों मनोरम रूपों का मधुर और सरस चित्रण मिलता है। इसी कारण से इसे प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाएगा? सुमित्रानंदन पंत को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भूषण किस काल के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए वीरगाथा काल, ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी रीति काल और ऑप्शन नंबर डी आदिकाल। तो भूषण किस काल के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए वीरगाथा काल, ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल, सी रीति काल, डी आदिकाल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रीतिकाल। भूषण किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली कविता के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए निराला, ऑप्शन नंबर बी प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा और ऑप्शन नंबर डी पंत। दोस्तों जूही की कली यह निराला की कविता है। किसकी कविता? निराला की कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी। इनकी अन्य जो कविताएं हैं वह हैं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और कुकुरमुत्ता, यह भी निराला की है। तो जूही की कली कविता के कवि कौन है? निराला हैं। जो इनकी अन्य कविताएं हैं वह है राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और कुकुरमुत्ता। अगला क्वेश्चन, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी है भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी है रीतिकाल और ऑप्शन नंबर डी है भारतेंदु काल। तो दोस्तों घनानंद को हम रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के कवि के रूप में जानते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? रीतिकाल का। किसका? रीतिकाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी? वीरों का कैसा हो वसंत यह कविता किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर सी माखन लाल चतुर्वेदी और ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। तो वीरों का कैसा हो वसंत दोस्तों यह सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही जोड़ा चुनिए। निम्न में से सही जोड़ा चुनिए।
लिखा गया है जयशंकर प्रसाद यामा, महादेवी वर्मा, ययाति, नासिरा शर्मा, त्रियाहट, सुमित्रानंदन पंत, चिदम्बरा। ठीक, तो चिदम्बरा के जो रचनाकार हैं वह सुमित्रानंदन पंत हैं और यामा महादेवी वर्मा की रचना है। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। ठीक है, तो अब जो है आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत की रचित है चिदम्बरा और यामा या महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है यामा। अगला क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है रांगेय राघव, ऑप्शन नंबर बी है अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी है यशपाल और ऑप्शन नंबर डी है भीष्म साहनी। तो दोस्तों, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का एक मनोविश्लेषण परक उपन्यास है। इसके दो भाग, प्रथम भाग का प्रकाशन 1941 में, कब? 1941, और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1944 में, 1944 में हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन, हीरो किस उपन्यास का पात्र है? होरी किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन नंबर ए गमन, ऑप्शन नंबर बी कर्मभूमि, ऑप्शन नंबर सी रंगभूमि और ऑप्शन नंबर डी गोदान। तो दोस्तों, होरी किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें, गोदान का। किसका? गोदान का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद्र का बहुत ही अच्छा उपन्यास है, बहुत ही अच्छा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा था गोदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर बी है आनंद मठ, ऑप्शन नंबर सी है गबन और ऑप्शन नंबर डी है तितली। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु किसके द्वारा रचित है? किसकी कृति है? लाला श्रीनिवास दास। किसकी है? लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, परीक्षा गुरु इन्हीं के द्वारा लिखा गया है और यह प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। इसका जो प्रकाशन हुआ वह 1882 में। कब हुआ? 1882 में। जबकि आनंद मठ जो आप देख रहे हैं या बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया, गबन मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा और तितली जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कायाकल्प, ऑप्शन नंबर बी है रंगभूमि, ऑप्शन नंबर सी है कर्मभूमि, ऑप्शन नंबर डी है ध्रुव स्वामिनी। ठीक, तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी लेकिन है किसकी रचना? जयशंकर प्रसाद की। किसकी रचना है ध्रुव स्वामिनी? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है या। ठीक है, जबकि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं उनका नाम है कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान। कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान आदि रचनाएं हैं, जबकि ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी है मुंशी प्रेमचंद्र और ऑप्शन नंबर डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार हम किसको मानते हैं दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद्र को। किसको मानते हैं? मुंशी प्रेमचंद्र को। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और हम इनको उपन्यास सम्राट भी कहते हैं, इनको उपन्यास सम्राट भी कहते हैं और हिंदी साहित्यकार का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार भी हम इसी को मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और कल फिर हम कुछ और क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।